साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। और आप इस वक्त इंडिया चाहता है में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, कितना बड़ा मंत्रिमंडल होगा, कौन कौन से नेता योगी की नई सरकार की शोभा बढ़ाएंगे, कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, इन सवालों के बीच बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक घोषित कर दिया है। उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास भी सह पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे। और इन सबके बीच सबकी नजरें 100 मिनट पर लगी हुई हैं। उस 100 मिनट पर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की थी, बातचीत की थी। दोनों लोग बंद कमरे में 100 मिनट तक लगातार गुफ्तगू करते रहे। क्या कुछ हुआ, इसको लेकर देश आज जानना चाहता है। आज इंडिया यही जानना चाहता है कि आखिर इतनी लंबी बैठक में हुआ क्या होगा। यह बैठक ऐसे तो 1 घंटे की थी, लेकिन करीब करीब पौने 2 घंटे तक खिंच गई। अटकलों का बाजार बहुत गर्म है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, क्या बात हुई होगी। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मुख्यमंत्री योगी पर भरोसा जताते हैं, चुनाव से पहले उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़े इत्मीनान से गुरुमंत्र देते हैं, चुनाव के बाद लंबी बैठक करते हैं, उससे योगी के कद का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। योगी का कद अब कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है बीते 5 सालों में। बीजेपी में शुरू से नेताओं की जोड़ी काम करती रही है। एक समय में वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी थी, पीएम मोदी के दौर में मोदी और शाह की जोड़ी आई, लेकिन दोबारा यूपी फतेह के बाद राजनीतिक सीन में अब योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। ऐसे में ट्विटर पर यह सवाल आज हमने आपसे पूछा है कि बीजेपी की सबसे सुपरहिट जोड़ी कौन सी आपको लगती है। ऑप्शन ए है अटल आडवाणी, ऑप्शन बी है मोदी और शाह, और ऑप्शन सी है मोदी और योगी। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब तुरंत दीजिए। शो के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाऊंगा, कौन सी जोड़ी आपको सुपरहिट लगती है आपकी अपनी राय के मुताबिक। और अब उस यक्ष प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की 100 मिनट की मुलाकात में क्या बात हुई होगी। 100 मिनट की मुलाकात है, 100 तरह की अटकलें लग रही हैं। जवाब क्या होगा, ये सिर्फ उन 2 व्यक्तियों के पास है जो उस बंद कमरे में 100 मिनट तक चर्चा करते रहे, यानी पीएम मोदी और सीएम योगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए बीजेपी के राजनीतिक विश्लेषण करने वाले तमाम बड़े बड़े पत्रकारों से आज हमने बात की है। प्रदीप सिंह जी, शशि शेखर जी, राम बहादुर राय साहब, ब्रजेश शुक्ला जी, अक्कू श्रीवास्तव जी और शांतनु गुप्ता जी से मेरी टीम ने आज दिन भर बातचीत की है। और इन 6 बड़े पत्रकारों की राय से एक निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। और ये वो 6 बड़े पत्रकार हैं जो बहुत ही नज़दीकी से दोनों नेताओं को जानते हैं, यानी योगी जी को भी और मोदी जी को भी।
इसीलिए आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि उस 100 मिनट की मुलाकात में कैसे यूपी और यूपी के साथ साथ पूरे देश के लिए भावी 5 साल की योजनाओं की रूपरेखा लिख ली गई है। पाँच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पॉलिटिक्स में अगर पहली पंक्ति के नेता जीत का सेहरा दूसरों के सिर बांधने लगे तो केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो मुलाकात 100 मिनट तक पहुंच गई। इतनी लंबी और बड़ी मुलाकात इन दोनों बड़े नेताओं में पहले कभी नहीं हुई थी। तो सवाल है कि इस मीटिंग में आखिर चर्चा क्या हो रही थी? आखिर ऐसी कौन सी बात हो रही थी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी इंतजार करना पड़ा? इस मीटिंग की कोई खबर बाहर नहीं आई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जरूर बता रहा है कि मीटिंग कितनी अहम थी और पीएम मोदी की नजरों में योगी की जगह कितनी ऊंची है। योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की ओर अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कहने को ये शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन राजनीति की तकदीर लिखने वाले जब मिलते हैं तो राजनीतिक मंथन भी होता है। इसीलिए अटकलें तेज हो गई कि क्या 100 मिनट की ये बैठक योगी सरकार की नई कैबिनेट की रूपरेखा को लेकर हुई? क्या ये बैठक इस बात पर भी हुई कि अब की बार कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री? क्या विधानसभा चुनाव हार गए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फिर मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे? क्या इस पर भी बात हुई कि विधानसभा में तो जीत मिल गई, लेकिन 2024 में बड़ी जीत के लिए बीजेपी क्या करेगी? इन सवालों का जवाब आप उन राजनीतिक विश्लेषकों से जानिए जो बीजेपी की राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, मुख्यमंत्री को जिस तरह की दिक्कतें आई होंगी, प्रधानमंत्री की जिस तरह की अब अपेक्षा होगी कि किन मुद्दों पर सरकार को आगे 5 साल काम करना चाहिए, किन पर ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है ये सब मुद्दे जो है संभवतः उस बातचीत के दौरान जरूर आए होंगे। इन चुनावों ने कुछ सबक भी दिए हैं। पिछली बार जो सीटें जीती थी वो कैसे हार गए, इस बार नई सीटें जीते तो कैसे जीते और उनको किस तरह स्थायी बनाया जाए। तो अभी बहुत सी चुनौतियां तो आज की हैं और यही चुनौतियां 2024 का रास्ता प्रशस्त करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यूपी में योगी ने लगातार दूसरी बार सीएम बनकर भले ही 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन जानकारों की माने तो बीजेपी की घटी हुई सीटें टॉप लीडरशिप को रास नहीं आ रही। खास तौर पर योगी के 11 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावों में धराशायी हो गए। मौजूदा सियासत में इन हारे हुए सूरमाओं को सम्मान कैसे दिया जाए, इस पर भी मंथन मुमकिन है। निश्चित रूप से ये सामाजिक समीकरण के हिस्से में बात आती है। एक योगी 10 राजपूतों के बराबर है। जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, जैसे मान लो सबसे पहला काम क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन करना, तो मंत्रिपरिषद का गठन बैलेंस्ड हो, निषाद पार्टी को समुचित वो दिया जाए और ये भी उनको संकेत दिया गया होगा कि अगर आपको जो लोग आपके खेमे से हट करके सपा में चले गए हैं वो आना चाहेंगे तो उनको ले लीजिए। किसान आंदोलन के बाद माना जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी को झटका लगेगा, लेकिन असली झटका तो पूर्वांचल में लगा। इन सब के बीच सवाल मंत्रिमंडल का भी है। पिछली बार डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य से मुख्यमंत्री योगी के संबंधों में खास मिठास दिखाई नहीं पड़ी, तो सवाल है कि अब की बार क्या होगा। मौर्य साहब
किस हद तक गए, क्यों गए, कैसा रहा, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई वो क्यों नहीं पूरी हुई या हुई तो कैसी हुई, और फिर वो चुनाव में हारे क्यों। उनकी हार को बहुत सामान्य नहीं लिया जाएगा। वोटरों के हाथों बीजेपी की ये बेकदरी आगे ना हो, इस पर भी मंथन जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों का बिगुल अगले साल ही बच जाएगा। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही आगे यूपी की सारी रणनीति केंद्रित रहेगी। उत्तर प्रदेश के जिस दिन चुनाव खत्म हुए उसी दिन से लोकसभा चुनाव के मूड में भारतीय जनता पार्टी आ गई, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कैसा स्वरूप स्थापित करना है, किन लोगों को रखना है, किस तरह के गठबंधन को बनाए रखना है, इन सारी बातों पर जिक्र हुआ होगा। पीएम मोदी से योगी की इतनी लंबी मुलाकात उनके बढ़े हुए कद को भी दिखाती है। वैसे भी योगी के नाथ संप्रदाय का असर देशव्यापी है, जिसका फायदा बीजेपी को दूसरे राज्यों के चुनावों और लोकसभा चुनावों में मिलता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की ये तस्वीरें योगी के कद को दिखाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो मोदी और योगी की ये जोड़ी इस वक्त तो सुपरहिट दिखाई दे रही है, और अब बस अटकलें इस बात की है कि सरकार में कौन कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, मुझे भी नहीं पता। इनफैक्ट ये कोई भी नहीं जानता इस वक्त तक कि नई सरकार का स्वरूप क्या होगा। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं, उनका परिचय आपसे कराऊं। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, हमारे पूरे साथी हैं, हम लोग मीडिया में एक साथ काम भी कर चुके हैं। शलभ, स्वागत है आपका, विधायक बन चुके हैं आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। और साथ में अलका लांबा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, नेता, पंजाब में चुनाव की प्रभारी रही, काम जिम्मेदारी संभाल रही थी। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे, अलका जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैंने ये सवाल हालांकि ट्विटर पर पूछा है, पर मैं आपसे पूछूं कि आपको बीजेपी की कौन सी जोड़ी सुपरहिट लगती है, तो आप जवाब देना चाहेंगी, और कौन सी तो क्यों? नहीं, देखिए, हर जोड़ी या कोई भी जोड़ी वो जो बेरोजगारी से युवाओं को राहत दे सके, बढ़ती महंगाई से राहत दे सके, बेटियों को सुरक्षा दे सके, गिरती अर्थव्यवस्था को उठा सके, वैसी जोड़ी अभी तक तो नसीब नहीं हुई होती तो ये हालात ना होते। इसलिए मैं सवाल पर पास दे रही हूँ अभी। मैं जानता हूँ शलभ आपके लिए सबसे कठिन सवाल है, अलका जी के लिए बहुत आसान था, तो शलभ के लिए बहुत कठिन होगा। यही अगर आपको एक जोड़ी चुननी हो एज अ दर्शक, एज अ ट्विटर पे रहने वाले नागरिक, तो आप किसको वोट करते शलभ? नहीं, देखिए सुमित जी, आप मेरे बॉस भी रहे, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को धन्यवाद दूंगा, देवरिया की अपनी महान जनता को धन्यवाद दूंगा कि इतना आशीर्वाद मुझे दिया। आपने जो सवाल पूछा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक जो टीम होती है, उस टीम में हर किसी का अपना योगदान होता है, और एक टीम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने परफॉर्म किया है। आप सब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये क्या क्या होने जा रहा है, तमाम सारे लोग इस तरह का आकलन कर रहे थे कि दोबारा कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन देश की जनता ने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा कि कैसे कर्मयोगी के तौर पर मोदी जी, योगी जी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी, सारे लोग मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट लेकर, आदरणीय जेपी नड्डा जी, सारे लोग किस तरह कलेक्टिव एफर्ट के तौर पर इस चुनाव में लड़े, और जनता को ये समझ में आया कि अकेला ऐसा दल है जहां पर ईमानदारी से, जो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ईमानदारी से जनता के लिए समर्पित हैं। राशन देने का काम रहा हो, चाहे वो लोगों तक जन कल्याण की योजनाएं पहुंचाने का काम रहा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा हो। मैं तो आप ही से पूछूंगा, आप मेरे सीनियर हैं, आपने कितनी बार देखा कि किसी अपराधी के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई जैसी पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में हुई? आपने कितनी बार देखा कि भ्रष्टाचारियों पर इस तरह की कार्रवाई हुई हो कि वो बर्खास्त तक किए गए हों, और एसडीएम रैंक का ऑफिसर लाके सीधे लेखपाल बना दिया गया हो क्योंकि उसने भ्रष्टाचार किया? तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सारी चीज़ें देखी, और ये देखा कि जो विपक्ष है वो कितना नकारात्मक है, कितना लो लेवल पे गया। प्रधानमंत्री जी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री जी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, और उनके लिए किया कि जिन्होंने परिवार छोड़ के उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को अपना परिवार मानकर सेवा की। और मुझे लगता है कि इसीलिए जनादेश आया है। बहुत सारे लोगों के लिए सबक भी है कि आप अगर राजनीति में इस स्तर पर जाएंगे तो जनता उसका जवाब देगी। मैंने परसों जब अपना शो कर रहा था शुक्रवार को, तो ये सवाल शलभ पूछा दर्शकों से कि क्या है सबसे बड़ी वजह मोदी जी की सफलता की, स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए सवाल था। तो ज़्यादातर लोगों ने वोट किया था, करीब 40% के आसपास, एग्जैक्ट नंबर मुझे इस वक्त याद नहीं है, कि नाकाम विपक्ष का होना, विपक्ष की क्रेडिबिलिटी का खराब होना, वो एक बहुत बड़ी वजह है मोदी जी की सफलता की। तो आप ये मानते हैं
कि विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा ताकतवर नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके, और लगातार इसीलिए एक के बाद एक सीढ़ियां अब मोदी जी और अब योगी जी की उसमें जुड़ गए हैं, सफलता पाते जा रहे हैं। नहीं, मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूं। आपने विपक्ष को नाकाम किया, विपक्ष को एक्सपोज किया, और मैं तो कहता हूं पूरा देश जानता है। और बार बार ये सवाल आता है, अलका जी को बुरा लगेगा, मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जितनी मेहनत की है, उसकी आधी मेहनत भी देश को बनाने के लिए कर दिया होता तो आज देश की जनता उनके साथ खड़ा होती। आज देश के लोग देख रहे हैं कि कौन परिवार के लिए काम कर रहा है, कौन देश के लिए काम कर रहा है। चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये आप अगर बता देंगे, और आप सुमित जी अगर बता देंगे, तो मैं डिबेट में आपसे कह दूंगा आप बहुत महान व्यक्ति हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और कांग्रेस पार्टी का अगला नेता कौन है, ये देश भर के बच्चे को और हर किसी को पता है। तो एक विचारधारा की लड़ाई है, और ये विचारधारा की लड़ाई वो है कि एक तरफ एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। गरीब व्यक्ति के घर में भोजन कैसे बनेगा, गरीब व्यक्ति घर में राशन कैसे पहुंचेगा। और मैं तो कहता हूं कि देखिए, एक फिल्म आप सबने देखी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। आजादी के 70 साल बाद इस देश में कहानी बनाने की जरूरत पड़ी, एक फिल्म बनाने की जरूरत पड़ी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो जरा सोचिएगा कि 70 साल का गुनाहगार कौन है। 70 साल तक किसने केवल परिवारवाद पे आप गरीबों का पैसा पर हमला कर रहे हैं। देश की जनता ने इसको महसूस। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने विजयी स्पीच में कहा था उस दिन 10 तारीख की शाम को बीजेपी दफ्तर में, नाम नहीं लिया कांग्रेस पार्टी का, लेकिन हम सब जानते हैं अलका जी कहां प्राइम मिनिस्टर का निशाना था। क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी दुखती रग हो गई है, फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स? सुमित जी, देश के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री कम और भाजपा का स्टार प्रचारक ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा विपक्ष कमजोर है। हम मानते हैं हम कमजोर हैं, इसीलिए ये टिके हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, खेती के बाद भी ये वापस करते हैं। हम मानते हैं हम कमजोर, और जिस दिन विपक्ष मजबूत हो गया इन्हें उखाड़ फेंकेंगे, ये सब जानते हैं। और उसकी जिम्मेदारी, उसकी उम्मीद कांग्रेस से की जा रही है। हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आपने कहा हमने सारी ताकत राहुल गांधी जी को, नाम देखिए साफ पता लगता है, माफी मत मांगिए, इन्हें कहिए मुझे मालूम है कि एक ही नाम है, एक ही परिवार है जिनसे भाजपा, संघ, आरएसएस, उसकी विचारधारा को डर लगता है, वो गांधी परिवार और राहुल गांधी है। आपने कहा राहुल गांधी को बनाने में ताकत झोंक दी, देश बनाने में करते। अगर देश बनाया ना होता तो बेचते क्या, देश बनाया था आपने। एक एक करके देश नहीं बिकने दूंगा का नारे के पीछे पूरे देश की संपत्तियों को नीलाम कर डाला। फिर भी जो गरीब है उसे कोई राहत मिलते हुए नहीं दिख रही। 80 करोड़ लोग अभी भी सरकारी मुफ्त राशन पर क्यों निर्भर हैं। 70 सालों की बात करते हैं, कश्मीर 90 का, आज फिल्म टैक्स फ्री करिए, सब भाजपा के देखिए, किसी तरह भी नफरत, उन्माद फैलाइए, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 हटा देते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग कर देते हैं, वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लेते हैं। आप हैं वहां पर, अभी भी कश्मीरी पंडितों को न्याय 8 साल में क्यों नहीं दिलवा पाए हैं, ये नहीं है। तो पता है जो अपनी नाकामियां हैं उसका ठीकरा फोड़ना बहुत आसान है। गांधी परिवार, यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है सुमित जी। हम कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जो खून पसीना बहाकर जनता के लिए, आज भी मैंने देखा प्रोटेस्ट हुआ हमारे हिमाचल प्रदेश में, युवा कांग्रेस के लड़कों ने लाठियां खाई हैं। वहीं उपचुनाव में 4 सीटें कांग्रेस जीतती है, वहां के उप मुख्यमंत्री को हराते हैं। आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हराया है। आपका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हारता है। आपका गोवा का मुख्यमंत्री जो है वो 600 से जीतता है। हार अगर राहुल गांधी जी के अमेठी में याद दिलाते हैं तो मैं कहती हूं मत अपमानित करिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हारे, वो भी थे। हारी सुषमा स्वराज जी भी थी स्वर्गीय, हारे अरुण जेटली जी भी थे स्वर्गीय। ये हार जीत जनता की दी हुई है, उसका सम्मान करिए, घमंड मत करिए। सत्ता सोपी है, इंटरेस्टिंग पॉइंट पे डिबेट चला गया है अलका जी और शलभ जी। मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। एक और हलचल जो चल रही है, शलभ मैं मौका दूंगा आपको जवाब देने का, शलभ आप दोनों रहिएगा मेरे साथ। एक अगली स्टोरी आपके सामने रख देता हूं, वो और उसके बाद इस डिबेट को खोलेंगे तो शायद ज़्यादा दर्शकों को दिलचस्पी होगी, ज़्यादा आनंद आएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में पार्टी को नया चेहरा तो दे ही दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि यूपी की जीत मोदी योगी की बेहतरीन जुगलबंदी का नतीजा है। और ये जोड़ी इसलिए बेहद खास है कि दोनों नेता जनाधार रखते हैं, दोनों के फैसले लोक कल्याण की भावनाओं को दिखाते हैं। पीएम मोदी गुजरात से आए और सीएम योगी उत्तराखंड से निकले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में दोनों ने बेहतरीन प्रभाव क्षेत्र अपना बना लिया है। इन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री भी आपस में बहुत लाजवाब है। दोनों ही ईमानदार
और कुशल प्रशासक के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। दोनों की हिंदुत्ववादी छवि है जो कि उनके वोट बैंक को, उनके काडर को पसंद आती है, और दोनों ही नेता इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अपने फैसले पर डटे रहना जानते हैं। 2022 के इस सेमीफाइनल में इस जोड़ी का इम्तिहान हो चुका है। अब फाइनल इम्तिहान तो 2024 में होगा, लेकिन बीजेपी के सामने विपक्ष बिखरा हुआ है, हारा हुआ है और आपस में लड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ हार आई तो ममता से लेकर केजरीवाल तक ने खुद को असली विपक्ष बताना शुरू कर दिया है। यानी अब वही बात जो बीजेपी कहती आई थी कांग्रेस मुक्त भारत की, वो अब ममता और अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि विपक्ष की सर फुटबल से क्या 2024 के लिए पीएम मोदी का रास्ता आसान हो गया है, साफ हो गया है? मेरे सहयोगी पंकज झा की एक खास रिपोर्ट देखिए, आप पूरा माजरा समझ जाएंगे। लोकसभा में मोदी नाम की गूंज विपक्ष के लिए एक चेतावनी की तरह है, क्योंकि 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत संकेत है कि देश में इस वक्त न तो नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा है और न ही बीजेपी से बड़ी कोई सियासी ताकत। खासतौर से उत्तर प्रदेश की जीत ने तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर दी है। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है। कल तक जो विपक्ष साथ आने की बात कर रहा था, वही विपक्ष इन चुनावों के बाद बिखरा हुआ, टूटा हुआ नजर आने लगा। कांग्रेस के बाद कांग्रेस कर सकता है। आई एम नॉट saying anything about Congress. It is absolutely different political party. I cannot say that. तुम खुद प्रधानमंत्री बना के दिखाओ, कोई हर्जा नहीं। कांग्रेस से क्यों तुम टिप्पणी कर रहे हो कांग्रेस के खिलाफ? अगर कांग्रेस ना होते इस दुनिया में तो तुम जैसे ममता बनर्जी पैदा भी नहीं होती। ये कम से कम जरा ध्यान में रखो। गोवा में गए बीजेपी को खुश करने के लिए, मोगाम्बो खुश हो गए, बस कांग्रेस को हरा दिया तुमने। झगड़ा सिर्फ कांग्रेस तृणमूल का ही नहीं है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में जीत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल भी अपना दावा ठोक रहे हैं। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। मेरे जीवन का सपना है, मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल जी देश की बागडोर संभालें, देश के प्रधानमंत्री बने। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी आने वाले समय में भाजपा के प्रिंसिपल चैलेंजर बनेंगे। कांग्रेस का डीएनए और देश का डीएनए एक है। अब ये जिस रूप में मोदी जी बोलते हैं उसी स्टाइल में हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं, बोलने की स्टाइल दोनों की एक सी है। अभी तक ममता पीएम पद की उम्मीदवार के तौर पर आगे चल रही थी, अब केजरीवाल भी दावा ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो बीजेपी से लड़े या फिर आप और ममता से। टीएमसी बुरी तरह से हारी, गोवा में हारी ना, चुनाव लड़ी नहीं। कोई सवाल पूछता है ममता बनर्जी से, आप कब जा रहे हो, आप इस्तीफा कब दे रहे हो? कोई नहीं पूछता है। ये आरएसएस का षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी इतने साल से चुनाव हार रहा था, एक बार जीत के अचानक तो उसको लगता है कि जो है छप्पर फाड़ दिया है। उसे पूछा था अरविंद केजरीवाल जी से कि आपका जो है रिजल्ट कैसा था, बाकी प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, इस्तीफा मांग रहा है क्या अरविंद केजरीवाल का? जीत के लिए असल चीज है तैयारी। विपक्ष अभी झगड़े में ही लगा है और बीजेपी की पैठ अलग अलग वर्गों में लगातार बढ़ रही है। यूपी चुनाव को ही लीजिए, 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 39.67% था, जो 2022 में बढ़कर 41.30% हो गया। हैरानी की बात यह है कि ये ग्राफ 5 साल सरकार में रहने के बाद बढ़ा है। यूपी के लगभग हर वर्ग में बीजेपी ने अपना आधार बढ़ाया है। सीएसडीएस के मुताबिक ब्राह्मणों ने 2017 की तुलना में 6% ज्यादा वोट बीजेपी को दिया है। इसी तरह क्षत्रिय वोट 17%, वैश्य वोट 12% बढ़ा है। जाट वोट में 16%, कुर्मी वोट में 3%, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, सैनी, मौर्य वोट में
8% की बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित जाति के जाटव वोट में 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ तक कि मुस्लिम वोट में भी 2% का इजाफा हुआ है। अब वोट को लेकर भी एक दूसरे को चोट दी जा रही है। मायावती जी बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। उसने बीएसपी के कैडर को बर्बाद कर दिया, मिली भगत करी बीजेपी से, उसके कारण इनको माफ कभी नहीं करेगा, दलित वर्ग माफ नहीं करेगा। बस एक आखिरी सवाल, सारे वोट इन्होंने ट्रांसफर कर दिए बीजेपी। 5 में से 4 राज्यों में चुनाव हारने के बाद विपक्ष एक दूसरे को देख लेने में लगा हुआ है, जबकि चुनावी नतीजे आने की अगली ही सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रोड शो के लिए निकल पड़े। बीजेपी के कदम मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं, जबकि विपक्ष अभी रास्ता ही तय नहीं कर पा रहा है। पंकज झा, एबीपी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्ष के नेताओं की एकजुटता लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में कौन 2024 में मुकाबला करेगा? और एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारा सवाल ट्विटर पर लगातार चल रहा है कि बीजेपी की सबसे सुपरहिट जोड़ी आपको कौन सी लगती है? आपके जवाबों का मुझे इंतजार है। ऑप्शन ए है अटल अडवाणी, ऑप्शन बी है मोदी और शाह, ऑप्शन सी है मोदी और योगी। देखते हैं किसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे आपको दिखाऊंगा। दोनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, शलभ भी हैं, अलका जी भी हैं। अलका जी, मेरा सवाल आपसे है, 24 की लड़ाई अब तैयारी शुरू हो चुकी है, सब लोग अब 24 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? ऐसे ही बिखरा हुआ विपक्ष? क्योंकि अगर आप अशोक गहलोत जी मायावती को निशाना साधेंगे, अलका लांबा जी केजरीवाल को निशाना साधेंगी, तो क्या बीजेपी का मुकाबला हो सकता है, मोदी का मुकाबला हो सकता है? सुमित जी, अच्छा किया आपने ये सवाल किया और अशोक गहलोत जी ने जो जवाब दिया उससे सारी गलतफहमियां अब दूर हो जानी चाहिए। देश में मात्र एक विपक्ष है और आपने सही कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। वो विपक्ष कांग्रेस है, वो विचारधारा गांधी की विचारधारा है। बाकी सब कहें तृणमूल कांग्रेस क्या भाजपा के साथ दीदी सरकार में थी या नहीं, हाँ या ना हाँ, समझौते किए भाजपा के साथ, सत्ता में रहे। बीएसपी भी वही थी। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भी आपको विचारधारा से समझौते करते हुए भाजपा के पाले में दिखेंगे। आप मुझे बताइए अलका जी, आप अगर इतनी दूध की धुले हैं तो शिवसेना के साथ क्यों चली गई कांग्रेस पार्टी? ये बताइए ना, आपने ममता बनर्जी के साथ समझौता क्यों किया जो बीजेपी के साथ रह चुकी? फर्क है, दोबारा सोचिए। मैं फिर, बहुत अच्छा सवाल है, धन्यवाद। दो चीजों में फर्क है। आप गांधी की विचारधारा छोड़कर संघ आरएसएस गोडसे की विचारधारा में जाएंगे जो ये गए, और या फिर आपके जो पार्टी शिवसेना की बात कर रहे हैं उस विचारधारा को छोड़कर गांधी की विचारधारा स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे सभी का स्वागत है। और आज बहुत मजबूती से महाराष्ट्र में एक सरकार काम कर रही है जिसे गिराने के बारंबार प्रयास, धमकियां। शिवसेना आप कह रहे हैं गांधी जी को मान रही है, बाला साहब ठाकरे को नहीं मानती। आज भी कह रही हूँ, कांग्रेस ने बाला साहब ठाकरे को मानना शुरू कर दिया। देखिए, मैं फिर कहूंगी, आज जो वहां सरकार काम कर रही है वो विचारधारा क्या थी? संघ आरएसएस के साथ मिलकर जो आज देश में, आज वो महाराष्ट्र में आपको नहीं दिख रहा होगा। अलका जी, मैं ये कह, अगर आप ऐसी बात है तो इस मंच पर बैठ के, अलका जी मैं काम आसान कर देता हूँ, आप बाला साहब ठाकरे की आलोचना कर दीजिए कि वो तो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते थे, देश को तोड़ने की बात करते थे, कांग्रेस उनको नहीं मानती है, बोल दीजिए आज, और आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सरकार की सेहत पर। बहुत अच्छा सवाल, मैं बोलती हूँ। राहुल नहीं, बहुत अच्छा सुमित जी, आपके एक बेहतरीन सवाल है जो जनता के मन में है, जो गुमराह किए गए मिलने। राहुल गांधी ने जयपुर की रैली में, राहुल गांधी जी ने बता दिया अंतर, हिंदुत्व और हिंदूवादी, हिंदुत्व और हिंदूवादी में फर्क है। वही जो गोडसे और गांधी में फर्क है, वही जो सत्य और अहिंसा में फर्क है, वही फर्क को अगर मिटाते हुए शिवसेना बाला साहब ठाकरे को आप कहां रखती हैं? सरकार चला के हिंदुत्व या हिंदूवादी, गांधी या गोडसे, इसको साफ कर दीजिए। आज कौन है? आज उद्धव ठाकरे जी हैं वहां पर, बाला साहब ठाकरे जी नहीं है, उद्धव ठाकरे की सोच क्या हिंदू मुस्लिम मारकाट की है आज की तारीख में, या सबको साथ लेने की है? सबको साथ लेने की। क्या बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम मारकाट कर दी है? आज भी हिंदुत्ववादी पार्टी बैठे हुए हैं, क्या बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम मारकाट कर दी है देश में? 2020 मारकाट हुए, बताइए। माफी चाहूंगी सुमित जी, दिल्ली में बैठे हैं शायद, चलिए बता देती हूँ। 2020 दिल्ली के नागरिकों पली बड़ी सब कुछ यही देखा। 2020 के दंगे देखे, यमुना पार में देखा, मारो काटो
क्या क्या बातें इनके मंत्रियों ने कही, मारे काटे गए 20 में, हिंदू मारा गया, मुस्लिम मारा गया। 2020 के दंगे इतनी आसानी से भूल गए, वो मां नहीं भूली होगी जिसका बच्चा चला गया है ना, वो नहीं भूले होंगे। न्याय नहीं मिला, 20 से 22 आ गया, आगे की राजनीति शुरू हो गई है। माफी चाहूंगी, आज भी कश्मीर जो फिल्म आ रही है टैक्स फ्री किया जा रहा है। जवाब दीजिए। आज सिर्फ एक उन्माद, एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत, जहर, संघ की विचारधारा का लेकर लड़ेंगे। सुमित जी, ढेर सारे सवाल आए हैं, मुझे थोड़ा जवाब देने का वक्त दीजिएगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरा देश जानता है कि कौन देश के साथ खड़ा है और कौन गद्दार पार्टी है। जरा मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, अब मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, धारा 370 हटी, इस देश के बच्चे बच्चे का सीना चौड़ा हुआ कि धारा 370 हटी, लेकिन आप जरा सोचिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी के मन में कितना दर्द हुआ। धारा 370 के मसले पर जो भाषा इमरान खान की थी वही भाषा राहुल गांधी की थी। देश के साथ खड़े थे राहुल गांधी या इमरान खान के साथ खड़े थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा था वही भाषा कांग्रेस पार्टी बोल रही थी, वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे थे। भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। जब बाटला एनकाउंटर में खूंखार आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी रोती थी, कहती थी बेगुनाह मार दिए गए। वो बाटला एनकाउंटर के आतंकवादी जिन्होंने ईमानदार इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी को शहीद किया था। तो कांग्रेस पार्टी ने अभी क्या किया, चाइना के साथ जाकर खड़े हो गए। इनकी भाषा क्या रही है, इनकी विचारधारा क्या रही है, ये देश के खिलाफ रहे हैं। और ये देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस एक गद्दार पार्टी है। ये नरसंहार की बात करते हैं, नरसंहार तब हुआ जब देश का बंटवारा हुआ, जब लाशें भर भर के पाकिस्तान से भेजी गई। उसका गुनाहगार कौन है? कांग्रेस पार्टी। नरसंहार तब हुआ जब 1984 में छोटे छोटे सिख बच्चों के गले में, छोटे छोटे बच्चे, सुनिए बात सुनिए, टोकिए मत, छोटे छोटे बच्चों के गले में, सिख बच्चों के गले में जलते हुए टायर पहना दिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। इसलिए लोग कहते हैं कि नरसंहार कराने वाली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। अलका जी, आपके टोकने से काम नहीं चलेगा। देश जानता है कि गद्दार कौन है, कौन देश छोड़ के भागता है, कौन देश छोड़ के इटली जाता है। गद्दार संघ है, चलती है गद्दारी संघ ने की है। चलाने वाले लोग वो देश के बारे में क्या सोचेंगे? जिनका डीएनए इटली के डीएनए से मैच करता हो, जिनकी भावना इटली के डीएनए से मैच करती हो, वो देश के बारे में क्या सोचेंगे? धारा 370 के मसले पर आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आप चाइना की भाषा बोलते हैं, आप हमारे सैनिकों का मनोबल घटाते हैं, आप कहते हैं कि चाइना ने कब्जा कर लिया तो देश समझ चुका है। आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, कितना भी जुगाड़ लगा लीजिए, गद्दार के तौर पर आप स्थापित हो चुके हैं। फिल्में बना कर यहाँ पर लोगों में नफरत और जहर घोल पार्टी है, लेकिन वहाँ शांति अमन भाईचारा नहीं ला सकते। देश के हो तो चुनाव कराइए जम्मू कश्मीर में, लोकतंत्र बहाल करिए, बेनकाब होंगे जम्मू कश्मीर में। आप जानती हैं, लाइए चुनाव, करवाइए लोकतंत्र की बहाली, हिम्मत हो। जी मैं आपको मौका दूंगा। आपने हटा दिया है, वो देश के सामने आ रहा है, इसलिए आप मुझे टोक रही हैं। धन्यवाद। नहीं सुमित जी, देखिए ये गलत है। निशलभ, आप अपनी बात पूरी करिए। जवान रोक कर आप कुछ नहीं कर सकती। आप मेरी आवाज दबा सकती हैं, आप मेरी आवाज दबा सकती हैं अलका जी, लेकिन देश जानता है कि कांग्रेस एक गद्दार पार्टी है जो हमेशा से चाइना के साथ खड़ी हुई। गैरवान के मुद्दे पर आपने कितना भटकाया, आपने फर्जी वीडियो पोस्ट किए, कोई ना घुसा था ना घुसा हुआ है गलवान वैली में, हमारे जवान शहीद करा दिए। आप हमें चाइना की बात कर रहे हैं। चलो अलका को जवाब देने देते हैं। अलका जी, प्रधानमंत्री जी ने घटाया, प्रधानमंत्री जी के एक बयान, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। अलका जी आप लगातार हमारे जवानों की शहादत। अलका जी आप लगातार बीच में बोल रही थी, मेरा एक सवाल है आपसे। 15 सेकंड दीजिएगा मुझे, 15 मैं दूंगा। चलो इसके बाद मैं दूंगा, प्रॉमिस। नहीं सुमित जी, 15 सेकंड नहीं, उन्हें 15 सेकंड दीजिए। एक बात बता दीजिए, 15 सेकंड दीजिए। नागरिकता संशोधन कानून आया, पूछिए। नागरिकता संशोधन कानून आया, सारे सत्ता के सवाल विपक्ष से होंगे, विपक्ष कोई सवाल नहीं कराया, किसने किया? और जाकर पंजाब से लेकर पूरे देश में खालिस्तान की आप उपदर्शक बनकर बैठकर देखते रहे सत्ता में होने के बावजूद। ये कहीं से भी कुछ हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। देश की जनता के सामने गद्दार संघ है, आरएसएस है, आपको लोग जानते हैं कि आप ठीक है। अलका जी आप काम करते हैं। 15 सेकंड आपको यही कहने के लिए जी, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टियां। 15 सेकंड यही कहने के लिए। शलभ आराम से मैं अरे मौका दूंगा। अंग्रेजों की मुखबरी किसने की? देश के साथ गद्दारी। अलका जी, हम जो बीते 70-75 साल में हो गया है, 70-75 साल में जो हो गया है, शलभ एक मिनट, वो तो हो गया सो हो गया। हमको अगले 75 की बात करनी चाहिए। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूं अलका जी कि जो परिस्थिति आज की तारीख में दिखाई दे रही है, 2019 से लेकर 2022 तक की अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी
चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है, पिछड़ती जा रही है। आप कह रही हैं कि आप कमजोर हैं, एक दिन उभरेंगे, निकलेंगे और मुकाबला करेंगे। कहां करेंगे, कैसे करेंगे, दिखता तो है नहीं। पहले सोनिया जी थी, उसके बाद राहुल जी आए, अब प्रियंका जी आई। सवाल में लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां मजबूत हुई? यूपी में 7 से घट के 2 पे आ गए, 6% से घट के 2% पे आ गए। कहां, कैसे लड़ेंगे आप लोग? क्या प्लान है आपके पास? बहुत अच्छा सुमित जी, आपके सवालों में मुझे इस देश के करोड़ों लोगों की चिंता दिख रही है। उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस उठे, कांग्रेस मजबूत हो, हमें इनसे आजादी दिलवाइए, जिसने हमें महंगाई की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, बेरोजगारी की जकड़ों में रखा हुआ है, धर्म और जाति के नाम पर दिल्ली दंगों की आग में 2020 में चलती है। ये कह रहे सीएनआरसी नागरिकता में दंगे पर करवाए हमने, आप मुकर्रर बनकर सत्ता में देखते रहे। शर्म करिए, शर्म करिए। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बने और उस मैंडेट में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। अलका जी, मैंडेट नहीं, मैंडेट क्या आया है? मैंडेट क्या आया? मुझे कह दीजिए सुमित जी, महंगाई नहीं है, मैंडेट के मिलने को महंगाई और बेरोजगारी गिरती। मैडम, अगर महंगाई है तो जनता को राशन भी मिल रहा है, जनता के खाते में पैसे भी जा रहे हैं, जनता के खाते में पैसे भी जा रहे हैं, राशन से लोगों का पेट भी भर रहा है। भाजपा से दोबारा उम्मीद करके लोगों ने वोट दिया है तो उसकी इज्जत करते हुए घमंड न करें, उसे मलहम, उसे राहत दे। आप राहुल, सोनिया, प्रियंका वाड्रा की गुलामी से बाहर आ जाइए, तब लोकतंत्र की लड़ाई लड़िएगा। एक परिवारवाद की गुलामी में जकड़े हुए लोग हैं। परिवारवाद की आप पैरवी करती हैं, राहुल की पैरवी करती हैं, प्रियंका वाड्रा की पैरवी करती हैं, सोनिया गांधी की पैरवी करती हैं। उनकी गुलामी से बाहर आइए, पहले उनकी गुलामी से बाहर आइए। राहुल गांधी को तो कुत्तों के साथ खेलने से फुर्सत नहीं मिलती, अपने कार्यकर्ताओं से कहाँ मिलेंगे? वो तो कुत्तों के साथ खेलने में मगन रहते हैं। तो पहले परिवार की गुलामी से बाहर आइए, फिर देश की बात करिएगा। एक पहले परिवार की गुलामी से बाहर निकलिए, गांधी परिवार की अलका जी, गांधी की गुलामी से बाहर निकलिए, अलका जी और प्रियंका वाड्रा की गुलामी से बाहर 7-8 सालों में बीजेपी का शासन देखा और इन 75 सालों में करीब 50-55 साल 60 साल तक कांग्रेस का शासन देखा। कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको जनता को देख के चिंता हुई, और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अभी भी भरोसा जीतने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जो आलम है 14 के बाद से लेकर 22 तक जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की हुई है, वो दिखाता है कि जनता का आप पे भरोसा नहीं रहा, और वो जनता नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भरोसा कर रही है चुनाव दर चुनाव। ये चुनाव दर चुनाव है जो बीजेपी हिंदी भाषी क्षेत्रों से निकलकर नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र में जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर पिताजी चुनाव न हारे होते। गांधी जी के नाम पर देश का कब तक खाएंगे? अगर आप गुजरात हिमाचल की बात महात्मा गांधी का नाम कब तक बेचेगी कांग्रेस पार्टी? विचारधारा अलका जी, शरद, अलका जी, शरद, मुझे लगता है कि अगर 2 घंटे भी इस डिबेट में और मिलेंगे तो शायद डिबेट इसी दिशा में जाएगा जहां पर आपस में चीजें उलझेंगी ज्यादा और सुलझेंगी कम। वक्त कम है। शुक्रिया अलका जी, शुभकामनाएं भविष्य के लिए। शुक्रिया शलभ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आज के सवाल यानी कि बीजेपी की कौन सी जोड़ी सुपरहिट आपको लगती है, उसका जवाब जरूर दिखाऊंगा। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।